में सादिक अली नाबीना सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट भानु प्रताप सिंह ने बीजेपी आरएसएस की गंदी साजिश को किस तरीके से उजागर किया है, आप खुद सुन लीजिए उनके जुबान से। आजकल आप देख रहे होंगे कि एक बड़ा फैशन शुरू हो गया है मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का, और इसी सिलसिले में 19 नवंबर को एक अदालत ने आदेश किए और संभल की 500 साल पुरानी मस्जिद, उसका सर्वे हुआ, झगड़ा हुआ, 5 लोग मारे गए, हालात बहुत बुरे हो गए। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि एक और विवाद, और वो भी मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की जो दरगाह है अजमेर में, राजस्थान में, जो 800 साल से पुरानी है, 800 साल पुरानी। और उस दरगाह की मान्यता यह है कि हर धर्म संप्रदाय के लोग उस दरगाह पर जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, अपनी मुरादें लेकर जाते हैं। उस पर विवाद शुरू हो गया, और अब सुनने में आ रहा है कि कल परसों में शायद एक बदायूं में एक मस्जिद पर भी इसी तरह का विवाद शुरू हो रहा है, और बताते हैं कि 2022 का कोई मुकदमा है, उसके तहत ये सारी सब कुछ हो रही है। ये एक बहुत ही घिनौनी और सोची साजिश के तहत ये सब कुछ हो रहा है। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो एक ये मसला है, और ये दोनों क्योंकि कनेक्टेड मसले हैं। दूसरा मुद्दा ईवीएम का मुद्दा, जो महाराष्ट्र चुनाव के बाद बिल्कुल खुलेआम सबके सामने है, उसका चेहरा, नंगा चेहरा सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने है। और ये दोनों मसले कनेक्टेड कैसे हैं, एक कैसे हैं? आप कहेंगे कि ये कौन सा तमाशा है, तो मैं बताऊंगा कि ये दोनों मसले एक कैसे हैं। तो मैं डेट वाइज आपको बताने की कोशिश करता हूं। महाराष्ट्र में चुनाव और झारखंड में चुनाव सेकंड फेज का, फर्स्ट फेज का झारखंड में चुनाव 13 तारीख को था, लेकिन महाराष्ट्र में और झारखंड में, जो महाराष्ट्र में फर्स्ट फेज का यानी जो एक ही अकेला फेज था वो चुनाव, और झारखंड में सेकंड फेज का चुनाव किस तारीख को था? 20 तारीख को। और 20 ही तारीख को जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, और जो 2 लोकसभा, वायनाड लोकसभा केरल में और नांदेड़ लोकसभा महाराष्ट्र में, इन दोनों लोकसभाओं के चुनाव भी वोटिंग जो होनी थी 20 तारीख को होनी थी। तो संभल का मामला किस दिन आया? 19 तारीख को, यानी वोटिंग से ठीक पहले यह मामला आया। और हैरान करने वाली बात कि यह मामला जो आया, इस मामले को जिस अदालत ने, जिस जज ने किया, सुनने में यह आ रहा है कि दोपहर के समय वो एप्लीकेशन वहां पर आई, अदालत ने तुरंत आदेश किए, और वो आदेश जो एएसआई जांच करने वाले लोग हैं वो लेके पहुंच भी गए शाम तक, और सर्वे भी हो गया। सर्वे होने के बाद में अब दोबारा मजेदार बात जो होती है, ये जो षड्यंत्र है, मैं बताऊंगा किस भयानक षड्यंत्र है ये। दोबारा क्या बात होती है? जब एक बार सर्वे हो गया, सारी बातें हो गई अदालत के आदेश के अनुसार, हालांकि जज ने और अदालत ने बिल्कुल गैर कानूनी काम किया, कानून के विरुद्ध काम किया। मैं ये कानून भी आपको दिखाऊंगा साथियों। ये जो कानून है मैं लेकर आया हूं, ये कानून जो द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, ये कानून, इसमें कुल 8 धाराएं थी, 8वीं खत्म कर दी गई, 7 धाराएं रह गई, और ये 1.5 पेज का है। ये देखिए, इसका मुख्य पेज है, और इसके बाद में इसका ये दूसरा पेज है। ये 1.5 पेज का टोटल कानून है, और इस 1.5 पेज के कानून में जो 3 धाराएं हैं वो मुख्य हैं। धारा 3, धारा 4 और धारा 6, ये केवल 3 धाराएं मुख्य हैं इसमें। ये कानून के विषय में भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं उसको पहले समझें।
तो जब 19 तारीख को सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे उसी में कलेक्टर के आदेश पर वो होता है 24 तारीख को, जिस दिन हिंसा होती है। इसका मतलब यह है कि 19 तारीख को हिंसा नहीं हुई, और जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ, तो हिंसा तो होनी है, करानी है। कैसे करानी है? तो आप सारे मीडिया के साथी हैं, आपने देखा होगा कि जब जो सर्वे करने वाली टीम जा रही है, उसके साथ वकील भी जा रहा है, उसके साथ में बहुत सारी भीड़ जा रही है जो जय श्री राम के नारे लगाने जा रही है। साथ में उसके साथ में पुलिस चल रही है, बड़ी मात्रा में पुलिस चल रही है। मेरा एक सवाल है प्रशासन के सभी लोगों से, मुख्यमंत्री से, और प्रधानमंत्री ने देखी होगी उससे भी, और अदालतों से जो आंखें बंद करके बैठी हैं, कि जब सर्वे के लिए आपने टीम भेजी है और सर्वे के लिए टीम गई, तो वो लोग कौन थे जो जा रहे थे, जो नारे लगा रहे थे? इतनी भीड़ क्यों गई? उनका काम तो था नहीं, उनका काम तो वहां बिल्कुल कोई काम नहीं था, तो वो भीड़ क्यों गई? वो भीड़ क्यों जय श्याम के नारे लगा रही थी? जिसकी वजह से विवाद हुआ, मामला बढ़ा, और उसके बाद में गोलियां चली और पत्थरबाजी हुई, जिसमें 5 नौजवान बच्चों की मौत हुई। ये मामला घटा। और आप देखिए कि 24 को यह हुआ है, और उसके बाद में 26 तारीख को एक और होता है, क्योंकि जब 24 को हुआ और 20 को यह हुआ, तो 24 को क्यों हुआ कि 23 तारीख को महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनावों की गिनती हुई, परिणाम आए। तो 24 तारीख को हल्ला मचने लगा कि ऐसे कैसे चुनाव के परिणाम आ सकते हैं? यह तो इतनी बड़ी धांधली है। जो पार्टी है 5 महीने पहले लोकसभा चुनाव में बड़ी बुरी तरह से हार के आई है, वो पार्टी क्लीन स्वीप कर रही है, 3/4 बहुमत की तरफ बढ़ गई। कैसे बढ़ गई? और उसके बाद धीरे धीरे जो आंकड़े आने लगे, मीडिया के साथियों ने, वरिष्ठ पत्रकारों ने जब खोजबीन शुरू करी, इवन कांग्रेस ने भी जब खोजबीन शुरू करी भी कहानी क्या है, देन उसके बाद में पता लगा कि कितनी बड़ी धांधली है। तो 24 को यह हुआ, और इसके बाद जब ये लगातार आवाजें उठने लगी, तो फिर 26 तारीख को हुआ कि अजमेर में, अजमेर शरीफ, यानी कि वहां पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है, जिनकी 800 साल पुरानी जो वहां पे वो दरगाह है, उस दरगाह के नीचे भी मंदिर बताया गया, और उसकी भी जो सर्वे की एप्लीकेशन लगाई, और जज साहब बड़े मजेदार, जज साहब ने वो एप्लीकेशन अलाउ कर दी कि करो सर्वे, और डेट लगा दी 20 दिसंबर की। ये हालात वहां हो गए। और अब उसके बाद में ये क्रोनोलॉजी, वो कहता है ना, वो तड़ीपार जो कहता है क्रोनोलॉजी, तो क्रोनोलॉजी समझा रहा मैं आपको। तो क्रोनोलॉजी ये हो गई कि 26 को ये हुआ, और आज तारीख है 1, और आप कल की बात करो यानी 30 तारीख को वो आ गया बदायूं का मामला। बदायूं में भी मस्जिद के नीचे वो खोजी जा रही है, और हिमाचल में भी एक मस्जिद के ऊपर की जो टीन वगैरह है उसे तोड़ने की बात की गई है। ये सब क्यों हो रहा है साथियों? पहले मैं ये बताऊंगा कि ये कानून के विरुद्ध है, कैसे है। ये जो कानून अभी मैंने आपको दिखाया, द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991, इसमें सेक्शन 3 में पढ़ता हूं। कुल सेक्शन 8 बताए, एक खत्म कर दिया, 7 रह गए। सेक्शन 3 जो है वो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है, वो कहता है कि नो पर्सन shall convert any place of worship of any religious denomination or any section thereof into a place of worship of a different section of the same religious denomination or of a different religious denomination or any section thereof। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म संप्रदाय के जो पूजा गृह हैं, उनके इबादत की जगह हैं, उनके वर्शिप के प्लेसेस हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। और कब से नहीं करेगा? सेक्शन 4 कहता है, सेक्शन 4 का 1, इट इज हियर बाय डिक्लेयर दैट द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप एग्जिस्टिंग ऑन द 15th day of August 1947 shall continue to be the same as it existed on that day। मतलब 15 अगस्त 1947 को जितने भी धार्मिक संप्रदायों के उनके अपने पूजा गृह हैं, इबादत की जगह हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप हैं, उनका कैरेक्टर क्या होगा,
उस पर किसी भी तरह का कोई सवाल होगा नहीं। वो जैसे थे उनका स्वरूप सभी धार्मिक संप्रदायों के जिनके भी हैं इस भारत में, उनका स्वरूप जैसा 15 अगस्त 1947 को था ऐसा ही रहेगा। उसमें किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। नंबर 2 आगे कहते हैं, इफ ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स विद रेस्पेक्ट टू द कन्वर्सेशन of the religious character of any place of worship existing on the 15th day of August 1947 is pending before any court, tribunal or other authority, the same shall abate, and no suit, appeal or other proceedings with respect to any such matter shall lie on or after such commencement in any court, tribunal or other authority। यानी कि इस कानून के बनने के बाद जितने भी सूट, कोई मुकदमा किसी भी तरह का, कोई अपील किसी भी अथॉरिटी के सामने, किसी भी अदालत के सामने अगर पड़ी है वो अबेट यानी खत्म हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। और इसके बाद इस कानून के बनने के बाद, यह कानून कब बना है? 11 जुलाई 1991 को यह कानून लागू हुआ है। इस कानून के लागू होने के बाद अगर कोई भी सूट वगैरह, कोई भी किसी अदालत में कोई मुकदमा डाला नहीं जाएगा। इस पर किसी तरह की कोई बात नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी। यह कानून स्पष्ट कहता है। और एक सेक्शन और पढ़ता हूं कि अगर इस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो सेक्शन 6, यह सेक्शन 6 यह कहता है पनिशमेंट फॉर कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 3। यानी सेक्शन 3 में जो कहता है कि किसी भी धार्मिक संप्रदाय का जो स्वरूप है उसे चेंज नहीं किया जाएगा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसकी 3 साल की सजा होगी। सेक्शन 6(1) कहता है, whoever contravenes the provisions of section 3 shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine। यानी 3 साल तक की सजा होगी और जुर्माना भी होगा। यह नहीं है कि सजा होगी या जुर्माना, दोनों है, सजा भी होगी और जुर्माना भी होगा। शैल वर्ड जहां भी यूज होता है, शैल वर्ड का मतलब है कानून में कि यह बाध्यकारी है, मैंडेटरी प्रोविजन है, इसमें कुछ नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकती। डीवाई चंद्रचूड़ ने जो ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में यह कहा कि नहीं इसके स्वरूप की कर सकते हैं, डीवाई चंद्रचूड़ ने इस कानून का उल्लंघन किया। गुनहगार है डीवाई चंद्रचूड़ जिसने इस कानून का उल्लंघन किया। और उसी का सहारा लेकर, उसी जजमेंट का, ज्ञानव्यापी मस्जिद वाले जजमेंट का सहारा लेकर यह एप्लीकेशन लगातार पढ़ रही है। लेकिन जो जज हैं उन्हें अपने दिमाग का, अपने विवेक का, अपने न्यायिक मस्तिष्क का इस्तेमाल करने की जरूरत है कि कानून क्या कहता है। जरूरी नहीं कि हाई कोर्ट ने कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अगर वो गलत कर रहे हैं तो आप आंख मीच के उसी माने जा रहे हैं। ये कानून क्या कहता है? जज का मतलब वो आकलन करे क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। यह है जज का मतलब। न्याय तभी होता है जब आकलन करें, तो करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे। और आगे जो बता रहा हूं, और मैं जो मानता हूं इसकी जो परिभाषा जो मैं सेक्शन पढ़ रहा हूं, इसका मतलब यह है कि कोई भी जज भी अगर होगा तो वो भी गुनहगार है। पढ़ रहा हूं मैं इसको। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, whoever attempts to commit any offense punishable under subsection 1 or to cause such offense to be committed and in such attempt does any act towards the commission of the offense shall be punishable with imprisonment provided for the offense। यानी जो है 3 साल की सजा और जुर्माना। आगे तीसरा सबसेक्शन 3 इसका कहता है, सेक्शन 6 का, whoever abets or is a party to a criminal conspiracy to commit an offense punishable under subsection 1 shall, whether such offense be or be not be committed, या किया गया हो या नहीं भी किया गया हो, लेकिन अगर उसने उकसावे की कार्रवाई की है, इस षड्यंत्र में शामिल है, तो भी उसको सजा मिलेगी इसके अनुसार। ये कानून कह रहा है। और अदालतें क्या कर रही हैं? जब कानून मना कर रहा है, कानून कह रहा है कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, जो जैसा था 15 अगस्त 1947 को वैसा ही रहेगा, उसके बावजूद अदालतें जो पिटीशन पढ़ रहे हैं
उनको एक्सेप्ट कर रही हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, उनमें सर्वे के ऑर्डर कर रहे हैं, आंखें बिल्कुल उनकी बंद हो चुकी हैं क्या? अगर इस स्थिति में कर रहे हैं तो जज तीन ही स्थिति हो सकती है। या तो जज मूर्ख हैं, जिन्हें इस कानून का पता नहीं है, या इस कानून को पढ़ना नहीं चाहते। मैं यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, बहुत कड़वे शब्द हैं, ये बुरे लगेंगे, लेकिन जो भी जज इसको बिना पढ़े ये आदेश कर रहे हैं, या तो वो मूर्ख हैं, या वो लोग जो हैं बेईमान हैं। बेईमानी किसी तरह से भी हो सकती है, या तो रिश्वत लेते हैं वो, या वो उनके साथ में मिले हुए हैं, सरकार के साथ में। अन्यथा ये कानून तो बिल्कुल साफ कह रहा है किस तरह से किए जा रहे हैं सारे आदेश। ये अदालतें किस तरह से करी, आंखें बंद कर रखी है क्या? जो आंखें खोल के नहीं देखते हैं, जो सारे काम कर रहे हैं। तो या फिर आप उसी मनुवादी मानसिकता के हिस्सा हैं, जिस मानसिकता के तहत बीजेपी और आरएसएस ये सारे सर्वे करा रही हैं, ये सारी चीजें कर रही हैं। और हो कहां रहा है, मजेदार बात, संभल में हुआ किसकी सरकार है? बीजेपी की। बदायूं में हो रहा किसकी सरकार है? बीजेपी की। राजस्थान में हुआ किसकी सरकार है? बीजेपी की। तो इसका मतलब यह है कि सरकारों के साथ में कहीं कोई गठबंधन है क्या जजिस का? या उनके प्रेशर में है वो, या उसी मनुवादी मानसिकता के हैं वो, जिसके तहत ये सारा काम कर रहे हैं और ये सारे झगड़े हो रहे हैं लगातार? क्या अदालतों को पता नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी क्या है, जिस तरह की चीजें हो रही हैं? तो ये जो मसला है ये बहुत गंभीर मसला है, और जो अदालतों को काम करना चाहिए, कानून को पढ़ के कानून के अनुसार ही काम करना चाहिए। अजमेर में जो काम किया गया, 813वां उर्स मनाया जाना है इस बार। सलीम मुद्दीन चिश्ती साहब की दरगाह का, जो अजमेर शरीफ की गरीब नवाज की दरगाह है, उसका 813वां उर्स मनाया जाना है, और आप उस पर वो कर रहे हो। मतलब ये तो नहीं है कि साहब ये अभी बनी है और मंदिर तोड़ के बनाई गई है। जब कानून बिल्कुल स्पष्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट में अगर एक जज ने कानून को तोड़कर गैर कानूनी काम किया, तो बाकी सब जजेस ने क्यों अपनी आंखें मीच रखी हैं? ये जो हो रहा है सब कुछ, ये पूरी सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। क्यों हो रहा है अब मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि महाराष्ट्र में जितनी जबरदस्त तरीके से बीजेपी बेईमानी करके इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो धांधली हुई है, जो अब सबके सामने है, उस धांधली पर ध्यान न जाए, ईवीएम पर ध्यान न जाए, उसके संबंध में कोई चर्चा न हो, इसलिए ये लगातार ये मुद्दे उठाए जा रहे हैं। और ये मुद्दे और भी ज्यादा उठाए जाएं, इसकी कोई मतलब कहा नहीं जा सकता, कितने भी हो सकते हैं, और धांधली किस कदर है। आपको ये वीडियो पसंद आया है, भानु प्रताप सिंह की बात को पसंद आई है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अंधभक्तों तक ये बात पहुंचाएं, जिससे हमारे भारत का संविधान, लोकतंत्र मजबूत हो। मनुवादी सोच के लोग इस बात को सोचें और समझें।